लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यंजुन के डैड मिस्टर बेक टाइफून ट्रेडिंग के पुरानी मैनेजर सियोन को धमकी देने लगते हैं कि मेरा प्रॉमिसरी नोट कहाँ है। तो वो उसे तायो के ऑफिस लेकर जाती है और 1989 की अकाउंट बुक दिखाती है। कहती है कि यहाँ पर लोन रिकॉर्ड का एक पेज था, तो मैंने उसे फाड़ कर बर्बाद कर दिया था। मैं हर दिन यहाँ चेक करती थी, लेकिन जिस दिन मैं यहाँ नहीं थी तो वो वाला पेज मुझे मिला ही नहीं। अब अपने आप तो कहीं जा नहीं सकता और मैंने हर जगह ढूंढा पर मुझे नहीं मिला। तो मिस्टर बेक को लग रहा था कि कहीं तायो के पास तो नहीं होगा। वो कहती है कि अगर वो उसके पास होता तो वो इस तरह शांत नहीं बैठा होता। वो आपके ऑफिस आकर तमाशा कर चुका होता और आपने जो मुझे पैसे दिए थे वो मैं आपको वापस कर दूंगी। फिर हम देखते भी हैं कि जिस दिन तायो के डैड का फ्यूनरल था उस दिन मिस्टर बेक के मैनेजर ने उसे वो प्रॉमिसरी नोट ढूंढने के लिए पैसे दिए थे। तब वो कुछ सोच समझ नहीं पाई थी। ऊपर से उस टाइम उसके हस्बैंड को पैसों की बहुत जरूरत थी, तो वो मना भी नहीं कर सकी, इसलिए उसने पैसे ले लिए। और अब वही साबित करने के लिए वो अकाउंट बुक का फटा हुआ पेज दिखाती है कि वो उसे मिला ही नहीं। लेकिन मिस्टर बेक तो उसे उसके बच्चे के नाम पर धमकाता है कि किसी भी कीमत पर उसे ढूंढ लेना। और जबकि वहाँ घर पर तायो कुछ पुराने लेजर चेक कर रहा था, फिर अपनी मॉम से कहता है कि उसे ये लग रहा है कि क्या उसके डैड अपनी मौत के टाइम पर बिजनेस से भी ज्यादा किसी और चीज को लेकर परेशान थे। काम के प्रेशर या फिर किसी क्लाइंट को खोने के डर से वो परेशान होने वालों में से नहीं थे। शायद बात कुछ और थी। फिर अगले दिन यंजुन को देखते हैं, वो तायो के नए ऑफिस को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया था। तब जैसे ही वो सियोन को वहां पर जाते हुए देखता है तो एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है और सियोन उनके मेल बॉक्स में मेल चेक कर रही थी। फिर एक बैग में कुछ खाने पीने का सामान रखने लगती है, लेकिन माजिन बाहर आता है और उसे देख लेता है तो उसे भी अंदर आने के लिए कहता है। सब लोग खाना खा रहे थे, फिर वो भी उनके साथ खाना खाने लग जाती है। तब खाना खाते हुए बेक को खांसी आती है तो मिसान उसे पानी देने लगती है, लेकिन वो ये कहता है कि तुम मुझे अनकंफर्टेबल करती हो, मुझे देखती रहती हो और अब ये मत कहना कि तुम मुझे पसंद करती हो, मुझे पसंद करना बंद कर देना। अब ये सुनकर तो तायो हंसने लगता है, कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मिसॉन से कहता है कि तुम इसे बताओ ना कि इसे गलतफहमी हो गई है। तब बाकी लोग भी मिसॉन से कहने लगते हैं कि तुम अभी शादी मत करना, समझी, किसी को डेट मत करना और अपने करियर पर फोकस करो। पर बेक तो ये कहने लगता है कि हम बस अच्छे कलीग हैं, इसलिए ये मत कह देना कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। पर मिसॉन तो कुछ नहीं कहती। बाद में बातों बातों में सियोन को ये पता चलता है कि तायो पुराने लेजर चेक कर रहा था, तो वो डर जाती है। माजिद भी पूछने लगता है कि क्यों, अचानक से क्या हुआ। तो तायो कहता है कि मैं कुछ ढूंढ रहा था लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। अब ये सुनकर सियोन थोड़ा चौंक जाती है, पर तायो कहता है कि बस कुछ ऐसे चेक कर रहा था, पब्लिक सेक्टर की डील्स को देख रहा था। फिर सब लोग जाने लगते हैं और मिसॉन और माजिद भी किसी काम से बाहर चले जाते हैं। तो तायो पब्लिक प्रोक्योरमेंट सर्विस के बारे में देखने लगता है, वो सर्विस या प्रोजेक्ट्स जो कि गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो फिर इसके बाद वो बेक के साथ उसी ऑफिस जाता है। तब वहां पर वो किसी को ये कहते हुए सुन लेता है कि वो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी कोईका से है और बस वो उन लोगों के साथ मिलकर एक रूम में चले जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो रखे थे। तब उसे पता चलता है कि कोईका और अफ्रीका में स्कूल और हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के लिए एक अफ्रीकन डेलीगेशन के बीच में ये मीटिंग चल रही है। तो वो भी उस मीटिंग में बैठ जाता है। इस प्रोजेक्ट में काफी अलग अलग चीजों की जरूरत थी, जिसमें कि अलग अलग वेंडर्स अलग अलग तरह की चीजें प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन सिर्फ उसमें एक ही चीज के लिए कोई वेंडर्स नहीं था, वो थी सर्जिकल ग्लव्स। तो यहाँ से उसे ये आइडिया आता है कि अगर वो इसे प्रोवाइड करेंगे तो ये डील उनके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर वापस से ऑफिस में जाकर सबको इस बारे में बताता है कि ये बहुत अच्छी डील है और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट सबसे सिक्योर प्रोजेक्ट होते हैं, तो उनके पास ये बहुत बढ़िया मौका है। लेकिन मार्जिन कहता है कि ये डील हमेशा बड़ी कंपनियों के पास जाती है और ऊपर से उनके पास ना पैसा है और ना ही पब्लिक सेक्टर के साथ डील करने का कोई एक्सपीरियंस। तो सियोन भी वहाँ आ रखी थी। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तायो के डैड मिस्टर जिन जिंदा थे तो उन्होंने और मिस्टर कॉन ने शुरुआत में पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट पर काम किया था, इसलिए वो भी कर सकते हैं। इस बीच नामो की मॉम को देखते हैं। अब वो उस शॉपिंग सेंटर में सफाई का काम कर रही थी जहाँ पर मिहो काम करती थी। तब वो उस लिफ्ट में जाती है, तब मिहो की नज़र उनकी हेयर पिन पर पड़ती है तो उन्हें रोकने लगती है, उसे ठीक करने लगती है। कहती है कि अगर मैनेजर ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, उसे थोड़ी सी भी गलती पसंद नहीं है। ये देखकर तो नामो की मॉम बहुत खुश होती है, उसे थैंक्स करती है। भले ही वो एक दूसरे को नहीं जानते थे कि वो कौन है। और जबकि दूसरी तरफ तायो और मिसॉन मिस्टर कॉन के बारे में पता कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं। तब वो उन्हें एक जगह मिल जाते हैं। वो प्रॉफिट की पूजा करने वाले रिलीजियस ग्रुप के लिए पर्ची बांट रहे थे। तो तायो उनसे कहता है कि हमें आपकी हेल्प चाहिए, लेकिन वो मना कर रहे थे कि मेरे पास कुछ काम है तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। और इसके बाद वो अपने ग्रुप के साथ वहां से चले जाते हैं। तो ये दोनों भी उनका पीछा करते हुए चर्च तक पहुंच जाते हैं। तो जो उनका लीडर था वो ये बता रहा था कि जनवरी 1 2000 के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, कंप्यूटर खराब हो जाएंगे और न्यूक्लियर मिसाइल से दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तब ये दोनों मिस्टर कॉन से बात करने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी डील के बारे में बताते हैं, क्योंकि फिलहाल वही थे जिन्होंने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम किया था। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत है, लेकिन वो मना कर देते हैं। पर वो तो पीछे ही पड़ गए थे, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और खड़े होकर उन पर चिल्लाने लगते हैं। बस ये देखकर तो वो लोग उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। अब इसके बाद ये दोनों वापस ऑफिस आते हैं, पर मिसॉन को तो टेंशन हो रही थी कि अब वो आएंगे कि नहीं, अगर नहीं आए तो फिर क्या होगा। तायो कहता है कि मुझे ये डील चाहिए क्योंकि हमारे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है, तो हमें एक ऐसे क्लाइंट की ज़रूरत है जो कि भरोसेमंद हो। फिर ऑफिस जाकर खाना खाने लगते हैं। तब मिसॉन जब खाना खा रही थी तो तायो उसे ही देख रहा था,
इससे तो उसके गले में खाना ही अटक जाता है। वो खांसने लगती है। ताया उसे कहती है कि मैं अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। जब तुम मुझे देखते हो तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं ऐसे किसी इमोशनल कंफर्ट पर डिपेंड नहीं होना चाहती हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स को एकदम अलग रखना चाहती हूँ। मतलब कि वो लोग बस काम के बारे में बातें कर रहे। ये सुनकर तो वो चुप हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। और वहीं दूसरी तरफ मीहू नामों से मिलने उसके वर्क प्लेस हो जाती है, उन कपड़ों के मार्केट में, और उसके काम में उसकी हेल्प करती है। तो ये सब देखकर वो ये कहती है कि यहाँ पर पैसे और कपड़े ही हैं। तो वो पूछता है कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ गए तो तुम क्या करोगी? वो कहती है कि मैं अपनी बहन को कॉलेज भेजूंगी। वो घर की बड़ी बेटी थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई और वो कॉलेज नहीं जा सकी। तो मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि वो कॉलेज जा सके। फिर उससे उसके ड्रीम के बारे में पूछती है। वो कहता है कि मेरा ड्रीम तो एक सिंगर बनना था, लेकिन ये पुरानी बात है। अब मेरे पास एक नया सपना है और वो तुम हो। ये सुनकर तो वो उसे गले लगा देती है। फिर अगले दिन सोल में प्रोक्योरमेंट सर्विस ऑफिस देखते हैं कि एक सीनियर स्टाफ वेंडर्स की लिस्ट में टाइफून ट्रेडिंग का नाम लिखती है कि वो सर्जिकल ग्लव्स के लिए बोली लगाने वाली है। अब उनकी कंपनी बहुत छोटी थी, इसलिए वो अपने एम्प्लॉय से उन्हें ये इन्फॉर्म करने के लिए कहती है कि उन्हें उस लिस्ट से हटा दिया गया है। और जब उन्हें इस बात का पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि वो ऐसा कैसे हमें हटा सकते हैं। लेकिन तायो को तो ये डील किसी भी कीमत पर चाहिए थी कि तभी उनका वही पुराना एम्प्लॉय मिस्टर कॉन अचानक से उनसे मिलने आता है और उन्हें भी वही पर्चियां बांटने लगता है। लेकिन वो तो खुद में परेशान थे। तब जब वो भी उस ऑफिस का फैक्स देखता है तो तायो से कहता है कि तुम्हारे साथ भेदभाव किया गया है, तो तुम इसके बेसिस पर अपील कर सकते हो। तो बस वो ऐसा ही करते हैं, अपील के लिए फाइल कर देते हैं। तो अब ये जानने के बाद तो एम्प्लॉय परेशान हो जाती है। और अब क्योंकि उन सर्जिकल ग्लव्स के लिए किसी और कंपनी ने बोली नहीं लगाई थी, इसलिए टाइफून ट्रेडिंग को बोली लगाने के लिए कह देती है। अब इस खबर से तो सब लोग खुश हो जाते हैं। तब तायो फिर से मिस्टर कॉन को ऑफिस में वापस आने के लिए कहता है, उन्हें ज्वाइन होने के लिए कहता है कि मतलब आप वापस जाइए, हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी हेल्प कीजिए, इस कंपनी की हेल्प कीजिए। लेकिन वो तो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और चर्च जाकर भगवान से प्रे करता है कि उन लोगों की हेल्प करना, मेरे जैसे बेकार इंसान से उन्हें बचाना। मैं एक बहुत बड़ा फेलियर हूँ, क्योंकि उसे लगा था कि अगर वो उनके साथ रहेगा तो उन लोगों का नुकसान ही होगा। और जबकि वहाँ दूसरी तरफ ऑफिस में तायो अभी भी काम कर रहा था। तब सियोन ऑफिस जाती है तो वो उसके लिए कॉफ़ी बनाता है। तायो को देखकर वो कहने लगती है कि तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह स्वीट हो। वो बहुत अच्छे इंसान थे। फिर पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ सीक्रेट बात बताई थी या फिर तुम्हारे लिए कोई स्पेशल चीज़ छोड़ी थी? वो कहता है नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये सुनकर तो वो थोड़ा परेशान लग रही थी, लेकिन ताया को तो ये लग रहा था कि शायद वो अपनी नई जॉब से खुश नहीं है, इसलिए कहता है कि आप वापस से यहाँ आ सकती हो। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपनी पुरानी कंपनी से बहुत प्यार करती हूँ। फिर जब जाने लगती है तो वो उससे ये पूछता है कि क्या आपने यहाँ ऑफिस में फाइल को अरेंज किया था? किसी ने उन फाइल्स को बिल्कुल उसी तरह से अरेंज किया जैसे कि आप करती थी। वो मना करती है, लेकिन ये उसने ही किया था और ताया को तो उस पर शक भी नहीं होता। फिर अगले दिन तायो और मिसॉन सबमिशन फॉर्म लेकर सीपीएस में पहुंच जाते हैं। तो युंजन भी वहाँ आता है और उनकी कंपनी ऑरेंज जूस के लिए बोली लगाने वाली थी। लेकिन जब वो ये देखता है कि टाइफून ट्रेडिंग सर्जिकल ग्लव्स के लिए बोली लगा रही है, तो वो अपना ऑरेंज जूस कैंसिल करके सर्जिकल ग्लव्स के लिए बोली लगाने लग जाता है। मतलब कि अब दोनों कंपनियां एक दूसरे से कंपटीशन करेंगी इस सर्जिकल ग्लव्स के लिए, और पीपीएस उसी को चूज करेगी जो कि कम प्राइस ऑफर करेगी। तो मतलब कि उनके पास एक नई मुसीबत आ गई है और ये युंजन तो इनका पीछा कभी छोड़ने वाला ही नहीं है, हमेशा उनके रास्ते में आ ही जाता है। पर प्रॉब्लम यहीं तक नहीं थी, अभी तो और मुसीबत आनी थी। मिसॉन को ये पता चलता है कि जो ग्लव्स के मैनुअल है वो स्क्रैप में हाथ से फ्रेंच में ट्रांसलेट किए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें मैनुअल को टाइप करने और उसे प्रिंट करने के लिए लैटिन अल्फ़ाबेट का कीबोर्ड ढूंढना होगा। पर तायो को वो कीबोर्ड मिल जाता है। और जबकि वहाँ पर युंजन का मैनेजर परेशान हो रहा था कि मतलब एंड टाइम पर युंजन ने सब कुछ बदल दिया। वो तो उसके डैड मिस्टर बेक को उसे बताने के लिए कहता है, लेकिन युंजन मना करता है कि उन्हें नहीं बताना, मैं ये काम खुद से करूंगा, सब कुछ सही हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास बहुत अच्छा मौका है अपने डैड के सपनों को पूरा करने का। पता नहीं अब वो क्या गड़बड़ करने वाला है। और वहाँ ऑफिस में बेक उनके मैनुअल कीबोर्ड से टाइप करता है, लेकिन जब उसे प्रिंट करते हैं तो उसमें लेटर्स दिखते ही नहीं, यानी कि प्रिंटर्स उस फॉन्ट को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। और जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए अब उनके पास बहुत कम टाइम बचा था कि तभी मिस्टर कॉन उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने हाथों से फ्रेंच में पूरा डॉक्यूमेंट लिख देते हैं। इस तरह टाइम पर सारा काम भी हो जाता है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर इसके बाद सब लोग डिनर और ड्रिंक के लिए बाहर जाते हैं। थोड़ी देर बाद सियोन भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है क्योंकि उन्होंने उसे ही बुलाया था। बाद में मिस्टर कॉन बाहर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ी फ्रेश हवा चाहिए थी। तो ताया भी उनके पीछे जाता है, उन्हें आज के लिए थैंक्स करता है कि उन्होंने उनकी हेल्प की। फिर कहता है कि हमें हमारी टीम में किसी एक्सपीरियंस वाले की ज़रूरत है, इसलिए आप हमारी टीम में शामिल हो जाओ। आपको सोचने के लिए जितना टाइम चाहिए आप ले लो। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तब ताया और मिसॉन भी घर जाने लगते हैं। तो रास्ते में ताया मिसॉन से कहता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकता, मैं ऐसे दिखावा नहीं कर सकता कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो कुछ हुआ ही नहीं था, और ये तुम डिसाइड नहीं कर सकती हो कि मैं क्या करूँ। मेरी फीलिंग्स चेंज नहीं होने वाली है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे काम के बीच में नहीं आएगी। और फिर उसे कन्फेस करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, भले ही मेरा प्यार एक तरफा ही क्यों ना हो, मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ।
और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।